शासन में शुचिता पढ़ रहे थे और शासन में शुचिता पढ़ते समय पहुंचे थे शुचिता के संकट पर, और ये ढूंढने की कोशिश करने वाले थे कि आखिर शासन में शुचिता कमजोर क्यों होती है, क्यों लोग आदर्शों का पालन नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है जिससे शासन के ढांचे में उत्तरदायित्व तो कमजोर है, क्या वजह है कि जनता स्वामी नहीं बल्कि सेवक बन गई है, और क्या वजह है कि जिनको सेवक होना चाहिए था वो स्वामी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अगर हम इन कारणों का सही तरीके से पता लगा लें तो उन्हीं कारणों के आधार पर हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इस बीमारी का इलाज कैसे करें। जैसे आप बीमारी की डायग्नोसिस के बाद उसका इलाज करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे बीमारी का पता लगाने के बाद कि शुचिता गायब होने की जो बीमारी शासन की संस्थाओं में आई है। शासन की संस्थाएं कौन कौन सी हैं? राजनीतिक संस्थाएं जैसे कार्यपालिका, ब्यूरोक्रेसी जिसको आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, स्थायी कार्यपालिका, और उसके साथ जुड़ा हुआ पूरा ढांचा, वो फिर पुलिस हो, राजस्व विभाग हो, सारा जो ढांचा है राज्य का वो सब शासन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम पहले पता करेंगे कि शासन में शुचिता गायब क्यों हुई, ऐसे गायब हुई, कौन जिम्मेवार है, शासन के ढांचे को उत्तरदायी बनाने की हमारी जो कोशिश है सफल क्यों नहीं हुई, शासन में गोपनीयता क्यों है पारदर्शिता की जगह। ऐसे बहुत सारे सवाल अगर उनका उत्तर मिल जाए तो उसी उत्तर से क्लैरिटी बनेगी कि शासन में शुचिता लाई कैसे जाए। तो सीधे चलते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ प्रॉबिटी, कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइसिस ऑफ प्रॉबिटी, वो कारण जो शासन में शुचिता के संकट के लिए जिम्मेवार है। तो शासन में शुचिता के कमजोर होने के लिए उत्तरदायी कारक। मधु शर्मा, वो डीप सीक जो चाइना वाला है, डीप सीक आप जानते हैं कि एक आर्टिफिशियल कमेंट करने जा रहा है कुछ खतरनाक आगे, इसको ब्लॉक करो। तो शायद कमेंट वाणी में मनसा के स्तर पर ही कि तुम ये सब पढ़ाओगे तो ब्लॉक कर देंगे। कहाँ कह रहा हूं कि आप एबनॉर्मल चीज कोई पूछती हैं कि आप कोई ह्यूमन है जो ब्लॉक करने की धमकी देता है, तो भाई फिर तो शायद वो तुमको ऐसा ही रीजन होगा। चलिए कैसे कर सकते हैं पता तो नहीं, लेकिन किस दिन ब्लॉक हो जाऊंगा तो बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। तो शासन में शुचिता के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं कमजोर होने के लिए, इनकी एक सूची बनाते हैं। अच्छा देखो, तुम्हारे सिलेबस को अगर तुम 7वें यूनिट का सिलेबस पढ़ोगे और मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं, पूरी तरह से मुतमईन हूं, आश्वस्त हूं कि आपने सिलेबस नहीं देखा होगा, और मैं ये भी जानता हूं कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। नहीं तो हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को। शासन में लिखा क्या गया है सिलेबस में, यूनिट 7 में, आप में से किसी ने देखा हो बता दीजिए, मुझे गलत साबित कर दीजिए, ज्यादा टाइम लेकिन मत लेना। तो रवि मौर्य जल्दी बताओ, ऐसा ना हो कि 3 मिनट बाद बताओ, पहले चेक कर लो मोबाइल खोल के। देखा है तो जल्दी बता दो। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि आपने देखा होगा, फिर भी अगर आपने देखा है तो बता दीजिए और मुझे गलत साबित कर दीजिए। इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस या गवर्नमेंट, सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता से नीतिका सिंह, शासन में शुचिता कमजोर होगी कि मजबूत होगी? मैं पूछ रहा हूं कमजोर होने का कारण, तुम मजबूत होने का कारण बता रही हो। लोक निधि के उपयोग से कैसे शासन में शुचिता कमजोर होगी? कोड ऑफ एथिक्स से कैसे शासन में शुचिता कमजोर होगी? सूचना के अधिकार से कैसे कमजोर होगी? कोड ऑफ कंडक्ट से भी नहीं होगी। काजल कुमारी, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है आपके पूरे सिलेबस में संवैधानिक आदर्शों का पालन ना करना। ऐसी कोई बात मैंने तो नहीं देखी। कल रात में अगर यूपीएससी ने जोड़ दिया हो कुछ, कल रात में 12 बजे के बाद 12 बजे तक मैं जग रहा था, उसके बाद जोड़ दिया हो रात में, तो मैं नहीं कह सकता, तब तक तो नहीं था। सुनीता डांगी, संविधान में पालन नहीं करने से संविधान का, ये तो कहीं सिलेबस में नहीं लिखा है। मैंने पूछा सिलेबस में क्या लिखा बताइए। संकीर्ण स्वार्थवाद भी नहीं लिखा है नावे। एक ही चीज सही रूप से 2-3 लोगों ने बताई, बाकी सब ने मुझे साबित किया कि सर आप सही कह रहे थे, हम लोग सिलेबस नहीं देखते और हमारा आप कंपैरिजन एक पशु की पूंछ से कर सकते हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि कभी सीधी नहीं होती। वैसे ही हम भी सुधरेंगे नहीं, आप चाहे जितनी कोशिश कर लो। इकोनॉमी का स्वरूप ये तो नहीं लिखा है कहीं भाई, संजना परिमार, ये तो कहीं नहीं लिखा है।
जो भ्रष्टाचार की चुनौतियां सुधांशु यादव ने बताया, यही लिखा है। हमारे शासन में शुचिता क्यों कमजोर है, पूरे शासन में शुचिता वाले 7th यूनिट में और कोई कारण नहीं लिखा। ये कोड ऑफ कंडक्ट से तो शासन की शुचिता मजबूत होती है, आचार संहिता शासन की शुचिता मजबूत होती है, लोक निधि के सही उपयोग से शासन की शुचिता मजबूत होती है, सूचना के संप्रेषण से शासन की शुचिता मजबूत होती है, आरटीआई और सिटीजन चार्टर से शासन की शुचिता मजबूत होती है। वो सब तो मजबूत करने के कारक हैं। संजना कह रही है शासन का हीगलवादी ढांचा, ये भी कहीं नहीं लिखा है संजना परमार। आपने मेरा लेक्चर सुना होगा, वहीं से आपने छाप दिया। मैंने पूछा सिलेबस में क्या लिखा है। अगर हम पहचानने जा रहे हैं शासन में शुचिता को कमजोर करने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, तो वो बताओ जो लिखा है, वो मत बताओ जो तुमने सुन लिया है लेक्चर को पहले। सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता भी कहीं नहीं लिखा है। चलिए अब जरा सोचिए कि आप कितने सिंसियर स्टूडेंट हैं। जो विद्यार्थी इथिक्स की 52-53 क्लास होने के बाद भी यूपीएससी का सिलेबस न देख पाए हों, और जो एक ही पेपर इथिक्स का 250 नंबर का है उसका सिलेबस नहीं देख पाए, तो कैसे आप आईएएस बनेंगे? जबकि मैंने कहा था कि सिलेबस आपकी टिप्स पर होना चाहिए। मैं पूछूंगा ओम जय जगदीश हरे जानते हो कहीं? हाँ जानते हैं। हनुमान चालीसा जानते हो? जानते हैं। कलमा जानते हो? कलमा तुरंत पढ़ देंगे। मैं पूछूंगा इथिक्स का सिलेबस बताओ, तो तुक्का मारेंगे। चलिए समझ गया मैं। अब देखिए एक ही बात है, एक ही बात आपने जो बताई सही है, भ्रष्टाचार की चुनौतियां। प्रिंस मौर्य ने भी जितनी बात लिखी वो हमारे सिलेबस में लिखा नहीं है। उन्होंने जनरल वो कारण बताइए जो आपके सिलेबस में लिखे हैं। हम बहुत सारे कारण बना लेंगे, बनाने की बात मैंने नहीं पूछी थी। चलिए ठीक है। तो इसमें और आप पाएंगे कि शासन में शुचिता क्या होती, कल आपने सीख लिया। इसकी जो समस्या है शुचिता की, वो सिलेबस में 7वीं यूनिट में सबसे नीचे लिखा है, और उससे पहले लिख दिया है शासन में शुचिता लाने या मजबूत करने या उसकी समस्याओं को दूर करने के उपाय। हमको क्या करना होगा? हमको उसको सीधा करना होगा। भाई समस्या तुम सबसे नीचे लिख रहे हो, और आरटीआई सिटीजन चार्टर जो समाधान है उसको पहले लिख दे रहे हो, बात नहीं बनेगी। तो मैं आपको पहले क्या करने जा रहा हूं? पहले समस्या बताने जा रहा हूं। हमारे सिलेबस के हिसाब से शासन में शुचिता के कमजोर होने की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है, और ये हमारे सिलेबस में लिखा है, भ्रष्टाचार की चुनौतियां। हाँ, आप एआरसी पढ़ेंगे, सिलेबस नहीं, एआरसी पढ़ेंगे तो वहां बहुत सारे कारण लिखे हुए हैं। सेकंड एआरसी की 4th रिपोर्ट में शासन में शुचिता क्यों नहीं है, उसमें न्यायपालिका में क्या दिक्कत है, पुलिस में क्या दिक्कत है, हमारी संस्थाओं में क्या दिक्कत है, राजनीति में क्या दिक्कत है, दुनिया जहान की बात लिखी हुई है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं लिखा है। सिलेबस में कहीं लिखा है कि पॉलिटिकल ढांचे से कोई भ्रष्टाचार की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ करप्शन। तो मैं शासन में शुचिता को इसी आइडिया से पढ़ाता हूं, इसलिए कि भाई जब हम कल हमने डिस्कस किया था कि हम क्यों पढ़ रहे हैं शासन में शुचिता, इसलिए पढ़ रहे हैं एथिक्स में बहुत मजबूत है शासन में शुचिता, उसको जानना है, या इसलिए पढ़ रहे हैं कि शासन में शुचिता कमजोर है, उस शासन में शुचिता की कमजोरी को दूर करके उसको मजबूत बनाना है। आप शासन में शुचिता बहुत मजबूत है उसको जानने के लिए पढ़ रहे हैं, कि शासन में शुचिता नहीं है या कमजोर है, एक समस्या है, उसको दूर करने के लिए एथिक्स पढ़ रहे हैं? आप कहेंगे जानने के लिए नहीं कि शासन में शुचिता बहुत मजबूत हम जानना चाहते हैं। हम तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे शासन के ढांचों में शुचिता कमजोर है, शासन में उत्तरदायित्व नहीं है, शासन में लोक सेवक अपने आप को सेवक मान के नहीं बल्कि स्वामी मान के बर्ताव कर रहे हैं, शासन में पारदर्शिता नहीं है, जवाबदेही नहीं है। तो जो शुचिता के कल मानक हमने बनाए थे कि होना चाहिए, वो नहीं है। तो नहीं है तो क्यों नहीं है? हमारा सिलेबस एक उसका बड़ा कारण बताता है कि भ्रष्टाचार के कारण नहीं है। तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं इसी भ्रष्टाचार से। क्या क्लास रुक रही है? क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी क्लास रुक रही है, बताइए। कल से बहुत लोग कह रहे हो ये। अतुल मौर्य तो जन्नत परवीन क्यों रुक रही है? अब देखो जन्नत परवीन उनके नेटवर्क लगे कि क्लास मिनट के लिए 20 सेकंड के लिए, वो मैं समझ गया क्या तुम कहना चाहते हो, वो नहीं आएगी, नहीं होगा, उसका मूड ठीक करो। इसका मतलब ये क्या है? ये शासन में शुचिता के कमजोर होने की सबसे प्रमुख वजह है। तो हम समझने जाएंगे, सीखने जाएंगे कि भ्रष्टाचार होता क्या है, भ्रष्टाचार होता क्या है, कहां से आता है ये, क्यों आप भ्रष्ट बनेंगे, क्यों होलिका भ्रष्टाचार के बारे में सोचेंगी, क्यों अंकिता सोच सकती हैं, क्यों प्रियंका पासवान, मनीषा यादव के मन में भ्रष्टाचार आ सकता है, सिविल सेवा में जाने के बाद क्यों आएगा? हम पता कर लें अगर कि आखिर भ्रष्टाचार आता कहां से है, तो उसी से हम पता कर लेंगे कि ये शासन में जो शुचिता है, अगर हमारे सिलेबस में ये कहा जा रहा है भ्रष्टाचार की चुनौतियां हमारे शासन के ढांचे में हैं, तो जहां से भ्रष्टाचार आता है इसका तो वही कुछ वजहें हैं जो हमारे शासन की शुचिता को कमजोर करने के प्रमुख कारक हैं। तो आइए पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम कहां जा रहे हैं? हम जा रहे हैं क्या करवाने? भ्रष्टाचार करवाने। वही करने जा रहे हैं हम जिसके लिए आप प्रमुख रूप से सिविल सेवा में जाना चाहते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, पहले आपको भी बताना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार क्या है, और फिर हम जानना चाहेंगे भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण क्या हैं, और इसी से हम समझेंगे कैसे इन्हीं कारणों से शासन में शुचिता कमजोर
हो रही है। चलिए, क्या है भ्रष्टाचार? इसको करने के लिए आप लालायित रहेंगे, क्या होता है भ्रष्टाचार? तो देखो, भ्रष्टाचार दो शब्द से बना है। एक है भ्रष्ट, दूसरा है आचार। आचार नहीं, पिकल वाला आचार नहीं, आचार। आचार का मतलब होता है आचरण, कॉन्डक्ट। ये कॉन्डक्ट आचरण है, जो तुम करते हो आचार है। अब तुम जानते हो कि किसी शब्द के पहले अगर ऐसा कोई प्रीफिक्स जोड़ दिया जाए तो वही प्रीफिक्स उसकी विशेषता बताता है। इसका मतलब कोई ऐसा आचरण होता है जो भ्रष्ट होता है, यानी भ्रष्ट आचरण की एक विशेषता है। हमारे बहुत सारे आचरण भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आते हैं। तो अगर हम ये पता कर लेंगे भ्रष्ट क्या होता है, तो हम पता कर लेंगे भ्रष्टाचार क्या होता है। तो हम जानना चाहेंगे भ्रष्ट का मतलब क्या है। भ्रष्ट का मतलब क्या है, यही पता चल जाए अगर, व्हाट डू मीन बाय भ्रष्ट, व्हाट इज करप्ट, कहते हैं अंग्रेजी में करप्ट प्रैक्टिस, करप्ट कंडक्ट। सो हाउ समवन डिटरमाइंस दैट दिस पर्टिकुलर कॉन्डक्ट इज करप्ट, कैसे कोई तय करता है कि ये कंडक्ट करप्ट है, क्या होता है जिससे करप्ट तय होता है? तो हम कहेंगे दो बात है जिससे हम किसी आचरण को भ्रष्ट कह सकते हैं। क्या क्या? एक, नियम एवं आदर्श का उल्लंघन। ऐसा कोई काम कर रहे हो जो नियम के प्रतिकूल है। जैसे मान लीजिए कोई 7:26 पे क्लास में आए, गुड इवनिंग करे, तो नियम के प्रतिकूल है ये। नियम क्या है? क्लास 7 बजे शुरू हुई, 7 बजे आना है। तो नियम के प्रतिकूल कोई काम करोगे तो काम वो हमारी आचरण के जैसे मानक है उसके साथ संगत नहीं है, आदर्श के साथ संगत नहीं है। एक तो तरीका हो सकता है किसी आचरण को भ्रष्ट पहचानने का जिसमें नियम टूट रहा। लेकिन भूमिका सागर अगर लेट आए तो नियम तो तोड़ रहे हैं लेकिन ये भ्रष्ट आचरण नहीं है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये किसी संस्था के सदस्य नहीं है, एक स्वतंत्र व्यक्ति है। अगर ये किसी संस्था में काम कर रही होती और उसके संस्था के नियमों को तोड़ रही होती तब फिर हम कहते हैं कि इनका जो आचरण है वो नियम तोड़ रहा है, इसलिए करप्ट प्रैक्टिस है। अब जरा और देखो दूसरा क्या हो सकता है। दूसरा हो सकता है संस्था के लक्ष्यों से असंगत। जैसे मान लीजिए एक संस्था सामाजिक न्याय के लिए खड़ी हुई है और आप कुछ ऐसा आचरण कर रहे हैं जिससे उस संस्था के लक्ष्य कमजोर हो रहे हैं, सामाजिक न्याय होने के बजाय कमजोर हो रहा है, तो कहेंगे आपका आचरण भ्रष्ट है। इसका मतलब दो प्रकार के आचरणों को भ्रष्ट कहा जा सकता है। एक, जब आप किसी संस्था का नियम तोड़ रहे हैं, ध्यान रखिए नियम के उल्लंघन का मतलब यहां संस्था के नियम का उल्लंघन, संस्था की आचार संहिता का उल्लंघन, संस्था के आदर्शों का उल्लंघन। और दूसरा, संस्था के लक्ष्यों में बाधक। बस के साथ एक बात और जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? उससे आपका हित जुड़ा हुआ हो, किसी तरीके का आपका हित जुड़ा हुआ हो। क्यों तोड़ रहे हो नियम? अपने हित की पूर्ति के लिए। क्यों लक्ष्य में बाधक बन रहे हो? अपने हित की पूर्ति के लिए। तो हम क्या कहेंगे, अगर इसी के साथ हम जोड़ दें क्या, स्वहित, तो हम कहेंगे अगर कोई व्यक्ति अपने हित के लिए संस्था के आदर्शों नियमों को तोड़ता है, कोई व्यक्ति अपने हित के लिए पद की शक्तियों का दुरुपयोग करता है और कोई व्यक्ति अपने हित के लिए संस्था के लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसका ऐसा आचरण जो संस्था के लक्ष्य को नुकसान पहुंचाने वाला है, उसका ऐसा आचरण जो संस्था की आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, उसका ऐसा आचरण जो उसके किसी आदर्श को तोड़ रहा है, उस आचरण को हम भ्रष्टाचार कहेंगे। तो हम कहते हैं इसका मतलब है वह हित के लिए पद के दुरुपयोग के वे सभी मामले जिनमें संस्था की आचार संहिता का उल्लंघन हो, उसके मूल्यों, आदर्शों, नियमों का उल्लंघन हो और साथ में संस्था के लक्ष्य में बाधक आचरण किए जा रहे हो, तो हम कहेंगे ये सब मिलके क्या बन जाता है, ये सब मिलके बन जाता है कैसा आचरण, जिसको हम कह सकते हैं कि आचरण भ्रष्ट है। ठीक है, 7:30 बजे ना तो गुड मॉर्निंग हो सकती ना गुड इवनिंग, 7 बजे मॉर्निंग इवनिंग जो करना है कर लो। देखते हैं, एक उदाहरण मैं अक्सर बनाता हूं एक टीचर का, कैसे कैसे वो भ्रष्टाचारी हो सकता है। प्राय हम लोग भ्रष्टाचार की, करप्शन की जो वित्तीय लाभ की अवधारणा है
उसी को करप्शन मान लेते हैं, लेकिन करप्शन की संकल्पना उससे व्यापक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक टीचर का एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। जो टीचर कैसे कैसे करप्ट हो सकता है। जनरली आप केवल मानते हैं कि कोई रिश्वत ले ले, पैसा कमा ले तो करप्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल रिश्वत लेने और पैसा कमाने से ही कोई आदमी करप्ट नहीं होता। रिश्वत लेना, पैसा कमाना करप्शन का एक तरीका है। हम समझने जा रहे हैं करप्शन को व्यापक तरीके से, उसी से देखेंगे कैसे भ्रष्टाचार आता है ना। आइए, भ्रष्टाचार शासन में कैसे आता है, शासन की सुचिता को कमजोर कैसे करता है। हाँ, सारी महिलाएं दूध की धुली हैं मधु, उनमें तो बुराई है ही नहीं। आइए अब जरा तो देखते हैं जरा भ्रष्टाचार के कुछ आयाम जो हमारी इस व्याख्या से निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक टीचर है, एक स्कूल में पढ़ाता है, सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। स्कूल का टाइम सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे तक का है। इसका मतलब उसको सुबह 8 बजे स्कूल में पहुंच जाना है और 3 बजे छुट्टी होने के बाद जाना है। मान लो ये टीचर एक किसान भी है या एक व्यवसायी, ने घर पे दुकान भी खोल रखी है, तो ये रोज 9 बजे अपनी दुकान का थोड़ा काम निपटा के, जब इसकी पत्नी तैयार हो जाती है, पति पत्नी दोनों मिलकर दुकान भी चलाते हैं, सुबह उठ के 6 से 9 दुकान देखता है पति, उसके बाद पत्नी। 6 से 9 इस टीचर ने अपनी दुकान चलाई, 9 बजे स्कूल के लिए निकला, 9:30 बजे पहुंचा। सैलरी कितनी देर के ले रहा है? सैलरी ले रहा है 8 से 3 की, और काम कर रहा है 9:30 से 2:30, 2:30 बजे फिर निकल गया। तो आपने क्या किया? जो काम नहीं किया उसका भुगतान ले रहे हैं, तो आप करप्ट हैं। इसका मतलब ऐसा टीचर जो पंक्चुअल नहीं है, जो डेजिग्नेटेड समय उसके काम का उससे कम काम कर रहा है, ये भ्रष्ट है। क्योंकि आपको टीचर बनाया गया जिससे आप बच्चों की क्षमता का विकास करें, उसके लिए एक अवधारणा बनाएगी कितने घंटे आप पढ़ाएंगे। आप उतने घंटे नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप जो स्कूल का लक्ष्य है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों जितने सक्षम बनेंगे, आप उस लक्ष्य को बाधित कर रहे हैं। दूसरा टीचर है, ये पहुंच तो जाता है स्कूल, लेकिन पहुंचने के बाद सर्दी में क्लास में नहीं जाता, धूप सेकता है बैठ के। गर्मी में भी किसी कमरे में जहां पंखा लगा होता है वहां बैठा रहता है। क्लास में 10 मिनट लेट जाता है, 15 मिनट पहले चला आता है। ये भी भ्रष्ट है। जो देर से गया स्कूल वो तो भ्रष्ट है ही, जो गया तो टाइम से लेकिन क्लास में टाइम से नहीं गया, पूरा पढ़ाया नहीं, वो भी भ्रष्ट है। क्योंकि सरकारी टीचर है ना, ये कोचिंग का टीचर थोड़े है। ये आज नहीं पढ़ाया तो कल पढ़ाना पड़ेगा ही, उतनी क्लास लेनी ही पड़ेगी जितने का करार हुआ है। वहां तो आपको सैलरी महीने की मिल रही है, बैच की नहीं। तो महीने की सैलरी ले रहे हो, लेकिन महीने में जितना वर्कलोड है उतना काम तो नहीं कर रहे हो। तीसरा टीचर क्लास में टाइम से जाता है, पहला वाला स्कूल टाइम से नहीं आ रहा था, भ्रष्ट। दूसरा वाला स्कूल तो टाइम से जा रहा है लेकिन क्लास में नहीं जा रहा है, कम पढ़ा रहा है क्लास में जाने पर, वो भी भ्रष्ट। तीसरा वाला क्लास में तो गया लेकिन क्लास में जाके खुद पीडब्ल्यू से कोचिंग लेकर तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की। क्लास में सवाल बोल दिया बच्चों को, बच्चे सवाल लगा रहे हैं, और वो पीडब्ल्यू की समग्र संपूर्ण कौन सी तुम्हारी मैगजीन आती है उसको लेकर बैठा है, पढ़ रहा है, ये भी करप्ट। चौथा चौथा वो टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा है लेकिन बिना मन से पढ़ा रहा है, क्षमता का प्रयोग नहीं कर रहा है। इंटरव्यू देके जब टीचर बना था तो उसने बड़े नवाचारी तरीके बताए थे कि मैं बच्चों को ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा। पूछा गया तो वो क्यों टीचर बना दिया? हम उसने कहा मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, ये तरीके इस्तेमाल करूंगा, और एक बार चयन हो जाने के बाद उसने अपनी क्षमता का प्रयोग नहीं किया। तो आपको हाड़ मास का शरीर होने के कारण थोड़े टीचर बनाया गया था, आपकी बौद्धिक क्षमता का कारण बनाया गया था, और आप उस बौद्धिक क्षमता का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप करप्ट हैं। आपने जगह तो ले ली, सैंपल दिखा के आप बहुत ज्ञानी आदमी, आपके पास स्किल है, लेकिन जब उस स्किल का तुम प्रयोग ही नहीं कर रहे हो, अपने ज्ञान का प्रयोग ही नहीं कर रहे हो, तो तुम तो सामान्य ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह बन गए, ये भी करप्ट। कौन से उदाहरण है करप्शन के? इसमें किसी ने, उस टीचर ने पैसा नहीं कमाया, किसी उस टीचर ने रिश्वत नहीं ली, लेकिन करप्ट है। इसका मतलब अगर आप संस्था की आचार संहिता, उसकी कार्य संस्कृति के खिलाफ कोई ऐसा काम कर जिसमें आपका हित इन्वॉल्व है, लेकिन जिस संस्था का हित आप पूरा करने के लिए गए उसका हित आप पूरा नहीं कर रहे, आराम तल भी कर रहे हैं, यूपीएससी की अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपना काम धंधा बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अब भ्रष्ट है। अब दूसरा प्रकार इसका कौन सा है? दूसरा प्रकार इसमें बेईमानी, रिश्वतखोरी, जहां मॉनिटरी लाभ ले रहे हैं आप, वित्तीय लाभ ले रहे हैं। जैसे जैसे टीचर स्कूल में मिड डे मील का इंचार्ज बन गया, और मिड डे मील का इंचार्ज बनने के बाद 7 दिन का या 6 दिन का जो मेनू है स्कूल का, इसमें खीर देनी है, फल देना है, एक विद्यार्थी पर रोज 10 रुपया 12 रुपया का कुछ डाइट का प्लान आया है, 15 रुपए का मान लो जो भी आया है, इसने उसका आधा खा लिया। 6 दिन में 3 दिन खीर देनी थी, एक भी दिन नहीं दी, फल दिया ही नहीं,
क्या किया? वो सारा पैसा बचा के खा गया। पोशाक कमेटी का इंचार्ज है, ड्रेस कमेटी का, ड्रेस बनाने वाली किसी फर्म से साठ गांठ करके 50,000 रुपया रिश्वत ले लिया और घटिया क्वालिटी का ड्रेस बनवा दिया। ये भी भ्रष्ट है, क्योंकि क्या कर रहा है? ये पद का दुरुपयोग करके व्यक्तिगत लाभ कमा रहा है। और तीसरा तीसरा वो टीचर जो किसी स्कूल में हेडमास्टर है और अपनी जाति के लोगों को स्कूल में भर रहा है, अपने सगे संबंधियों को भर रहा है, भाई भतीजावाद कर रहा है, योग्यता के आधार पर नहीं, परिचित पहचान रिश्तेदारी के आधार पर लोगों को नौकरी दे रहा है। ये भी भ्रष्ट। भ्रष्टाचार के तीन उदाहरण हुए, जहां आप निष्पक्षता छोड़ रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, भाई भतीजावाद कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, संस्था के आदर्शों को इस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो सभी भ्रष्टाचार है। जहां पैसा कमा रहे हैं, ड्रेस बनाने वाली कंपनी से रिश्वत लेकर उसको टेंडर दे रहे हैं, बदले में ड्रेस बनाने वाली कंपनी घटिया क्वालिटी की ड्रेस सप्लाई कर रही है और उसको अप्रूव कर दे रहे हैं, ये भी भ्रष्ट। तीसरा, आप व्यक्तिगत हित में अपने लाभ के लिए, अपने व्यवसाय को चलाने के लिए स्कूल टाइम से जा ही नहीं रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो भ्रष्ट। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार के तीन बड़े तरीके हो गए। एक, संस्था के नियमों आदर्शों को तोड़ना अपने हित में, दूसरा वित्तीय लाभ कमाना, तीसरा पक्षपातपूर्ण निर्णय से भाई भतीजावाद, जातिवाद जैसे तमाम तरह के अनैतिक कृत्यों में शामिल होना। तो तीन तरह से आप कह सकते हैं कि कोई आदमी भ्रष्ट हो सकता है। एक है वित्तीय लाभ, रिश्वत के लिए पद का दुरुपयोग। दूसरा है भाई भतीजावाद, पक्षपात करके पद का दुरुपयोग। तीसरा है स्वहित में कार्य करके तथा संस्था के हितों को नुकसान पहुंचाकर उसके आचार संहिता के उल्लंघन से। जब मैंने कहा था कि देर से आने वाली विद्यार्थी देर से तो आई लेकिन वो भ्रष्टाचारी नहीं है, तो क्योंकि किसी पद पर नहीं, भ्रष्टाचार किसी जुड़ा, पद से जुड़ा है। संस्था में हो, किसी पद पर हो, तो उस पद के साथ कुछ अथॉरिटी है, ताकत है, उसी पद की ताकत को मिसयूज कर रहे हो, पद की ताकत का अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, पद से वित्तीय फायदा कमा रहे हो, तो हम कहेंगे ये भ्रष्टाचार है। अब हम जानना चाहेंगे कि ये भ्रष्टाचार होता क्यों। पहली बात क्या समझी? भ्रष्टाचार क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा सिलेबस भ्रष्टाचार की टॉपिक को मेंशन कर रहा है। और कहां मेंशन कर रहा है? शासन में शुचिता के भीतर। इसका मतलब हमारा सिलेबस मानता है कि शासन में शुचिता भ्रष्टाचार के कारण कमजोर हो रही है, तो हम शासन में शुचिता क्यों कमजोर है उसी के कारण तलाशते भ्रष्टाचार तक पहुंचे हैं और उसी भ्रष्टाचार को हमने समझने की कोशिश की। अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्ति भ्रष्टाचार करता क्यों है, भ्रष्टाचार कहां से आ रहा है, भ्रष्टाचार के कारण क्या है। ठीक, भूमिका सेंगर, मैंने गलत नाम पढ़ दिया था, भूमिका सागर, भूमिका सेंगर है। तो भूमिका सेंगर, ये इनको क्लीन चिट है, ये भ्रष्टाचारी नहीं है। हालांकि ये कक्षा में मनमानापन करती हैं, अपने मन से आती हैं। चलिए तो देखते हैं अब हम जहां जहां मैंने पद का दुरुपयोग लिखा उसका मतलब पद के साथ जुड़ी शक्ति का दुरुपयोग, पद के साथ जुड़े प्राधिकार का दुरुपयोग। तो ये बात यहां अंडरस्टूड है। पद का दुरुपयोग का मतलब है पद की शक्ति का दुरुपयोग, पद के प्राधिकार का दुरुपयोग, पद की आचार, यह है पद का दुरुपयोग। इसलिए लिख देता हूं कि कहीं कोई गफलत ना रहे आपको। अवगुण तो बहुत हैं, गुण अभी दिखा नहीं है इतने दिन से पढ़ाते पढ़ाते। जब आप कहते हैं सारे गुण अवगुण होने चाहिए तो कुछ एक गुण भी दिखा दीजिए। कभी कभी अवगुण ही दिखाते रहेंगे कैसे काम चलेगा? वही मैं भी ढूंढ रहा हूं बहुत दिन से कि गुण कौन कौन से हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन से गुण हैं। कक्षा में आप चैट करते हैं, ये आपका गुण नहीं। हाल चाल पूछते हैं, ये गुण नहीं। बेमतलब की दोस्ती बातचीत करते हैं, ये गुण नहीं। सिलेबस याद नहीं रहता आपको, ये गुण नहीं। रिवीजन करके आते नहीं, ये गुण नहीं। क्लास खत्म होने से पहले थैंक यू बोलने लगते हैं, गुण नहीं। क्या गुण है? वही रहस्यात्मक गुण मैं भी ढूंढ रहा हूं। अब देखिए, जैसे यही अवगुण है, इसलिए कमेंट किया कि मैं उस पर कमेंट करूंगा। जरा सोचिए कितनी महानता है इस बात में कि मेरा कमेंट लेना है, इसलिए हम कमेंट करेंगे। ये कौन सा गुण है? तो इसलिए मैं ढूंढना चाह रहा हूं कि यूपीएससी के विद्यार्थी के तौर पर देखो, वो गाना सुना ना, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे वाली? हम लोगों का तो हो गया, पढ़ा लिखा के पैसा कमा लेंगे, तुम्हारा क्या होगा?
तो तुम जब ये कहोगे कि हम इस पर कमेंट चाहते थे, तो टीचर तो कमेंट कर करके क्लास में टाइम भी काट देगा। तुम क्या करोगे? तुम टाइम काटने आए हो? तुम्हारे लिए टाइम ही तो पूंजी है। तो ये समझते रहिएगा, मेरे ना आगे ना कोई पीछे, आपका क्या होगा जनाबे वाले। तो हमारे आगे पीछे यूपीएससी थोड़े है, हम लोग यूपीएससी की माया मोह से मुक्त हो गए। जो माया में फंसे हैं यूपीएससी के, उनको प्रवचन दे रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, टीचर ही बनना है तो इतना क्यों मेहनत कर रही हो? चलिए, अब दाद दीजिए, वाह वाह कीजिए, शायरी सुनिए और एथिक्स की क्लास को साहित्य की क्लास में तब्दील कर दीजिए। ये गुण है। आइए वापस लौटिए अपने गुण दिखाने के बाद, जिनको आप गुण कह रहे हैं उनको दिखाने के बाद हम जानना चाहेंगे कि ये सब हो क्यों रहा है। जो भ्रष्टाचार का आइडिया आपने देखा, इसमें पद का दुरुपयोग हो रहा है, प्राधिकार का दुरुपयोग हो रहा है, शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, ये सब हो क्यों रहा है? इसके बहुत सारे कारण हैं। उन्हीं कारणों की मैं एक सूची बना रहा हूं और उन सूची को, उसके जितने कारण समझाऊंगा। तो उससे क्या होगा, जैसे एमबीबीएस के एक स्टूडेंट को जैसे पढ़ाते समय उसका टीचर बीमारी की डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है, बीमारी होती कैसे, कैसे इलाज करोगे, कौन सी दवा कैसे उस बीमारी पर रिएक्ट करेगी, वैसे ही शुचिता कैसे आएगी शासन में। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? शासन में शुचिता को वापस लौटाना। कहा था 3 भाग में बांटा है पूरे टॉपिक को। शासन में शुचिता का आशय क्या है, दूसरा शासन में शुचिता कमजोर क्यों है, तीसरा शासन में शुचिता वापस कैसे लाएंगे। यही वापस लाना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम अभी दूसरी बात तक पहुंचे, शासन में शुचिता कमजोर क्यों है, और उसी कमजोर होने के एक कारण भ्रष्टाचार पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और इस भ्रष्टाचार तक पहुंचने के बाद हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि ये शुचिता को कमजोर करने वाला भ्रष्टाचार कहां से आया। इसके बहुत सारे कारण हैं, मैं इसको पहले सूची बना रहा हूं, फिर कुछ कारणों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखो क्या क्या कारण है भ्रष्टाचार के। पहला कारण है नैतिक आचरण या नैतिक बनने की प्रेरणा का अभाव। सिविल सेवकों समेत शासन के लोगों में नैतिक बनने की प्रेरणा कम हो गई है। दे हैव लॉस्ट द मोटिवेशन टू बिकम मॉरल। और इसी नैतिकता की कमी के कारण भ्रष्टाचारी बन रहे हैं। जैसे हमारी शरीर में विटामिन B12 कम हो जाए, विटामिन D3 कम हो जाए, वैसे किसी सिविल सेवक में नैतिकता कम हो जाए तो भ्रष्टाचारी बन जाएगा। और किस बात से नैतिकता कम हो रही है? प्रेरणा नहीं रही नैतिकता की। प्रेरणा नहीं रहने का मतलब, मैं नैतिक क्यों बनूं, इस प्रश्न का संतोषजनक प्रभावी उत्तर न मिल पाने के कारण शासन की संस्थाओं के सदस्य भ्रष्ट हो रहे हैं। समझेंगे कि प्रेरणा क्यों कम हो रही है, कैसे कम हो रही है, इस पर थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, तो पहला कारण यह है कि लोगों में मॉरल मोटिवेशन घट गया है नैतिक बनने का। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, हम सब अपने अगल बगल जो देखते हैं वही सीखते हैं। अब मैं सिविल सेवक बन जाऊं और चारों तरफ देखूं बेईमान लोग ही भरे हैं, इक्का दुक्का ईमानदार लोग हैं। तो इकोसिस्टम में जब मैं ईमानदारी की मात्रा बहुत कम देखता हूं, बेईमानी की मात्रा ज्यादा देखता हूं, मेरे दिमाग में धारणा आ जाती है कि ईमानदारी में कुछ नहीं रखा है, ईमानदारी अपवाद है। तो धीरे धीरे धारणा बन गई लोगों के दिमाग में कि ईमानदारी अपवाद है, बेवकूफ लोग ईमानदार होते हैं। और बेईमानी तो हमको चारों तरफ दिखाई दे रही है। हम समझते बेईमानी सामान्य बात है। जैसे आप कचहरी में जाएं, यूपी बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान में कोई काम करवाने कोर्ट में जाएं, तो जनरल ट्रेंड है कि आपको कलेक्ट्रेट में कचहरी में कोई काम करवाने के लिए छोटा मोटा कुछ देना पड़ता है। लोग मान चुके हैं कि बिना दिए लिए काम कहां होता है। तो अगर आपसे बिना दिए लिए कोई काम कर दे तो आप चकित रह जाएंगे, अरे ऐसे कैसे हो गया। और कोई काम करने के बदले फाइल बढ़ाने के बदले 50 रुपया मांग ले, आप लगे नॉर्मल है। जब भ्रष्टाचार नॉर्मल हो जाता है, सब तरफ वही दिखाई देता है, तो लोग ईमानदारी को अपवाद मानने लगते हैं, सत्यनिष्ठा को अपवाद मानने लगते हैं। इससे उनकी प्रेरणा घट जाती है। हम लोग सीखेंगे कैसे ये हुआ, क्यों हुआ। अब मैं तुम्हारे कमेंट बहुत नहीं देख पा रहा हूं, कभी कोई बीच बीच में देख लेता हूं। तो कोई महत्वपूर्ण सवाल हो तो बाद में दोहराना, नहीं तो मैं जानता हूं कि तुम कुछ उसका समर्थन या विरोध कर रहे होते हो ज्यादा। ठीक है, तो पहला तो नैतिक प्रेरणा की कमी घट गई है। दूसरा कारण है नैतिकता की सामाजिक मांग में गिरावट या कमी। जैसे बाजार में डिमांड सप्लाई होती है, वैसे हमारी सोसाइटी भी डिमांड सप्लाई चलती है। समाज जिस बात की डिमांड करता है वही ट्रेंड बन जाता है। जैसे समाज दहेज की डिमांड करता है तो दहेज समाज में ट्रेंड बन जाता है। समाज भ्रष्टाचार की डिमांड करता है तो भ्रष्टाचार ट्रेंड बन जाता है। कितना ट्रेंड कर रहा है आजकल, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, एक्स पे ट्रेंड कर रहा है। भ्रष्टाचार हमारे देश में ट्रेंड कर रहा है। तो ट्रेंड कर रहा है क्योंकि सोसाइटी उसकी मांग कर रही है। कैसे समझाऊंगा। तो पहला कारण है नैतिक प्रेरणा में गिरावट। दूसरा कारण है
सामाजिक मांग में कमी, नैतिकता की सामाजिक मांग में कमी। तीसरा कारण है जो आप पढ़ चुके हैं, तीसरा वाला कारण कौन सा? सदजीवन की संकीर्ण अवधारणा। सदजीवन की संकीर्ण अवधारणा। अच्छी जिंदगी की हमारी अवधारणा संकीर्ण हो गई है। हम उपभोक्तावादी, सुखवादी और उसमें भी स्थूल सुखवादी बनते जा रहे हैं। इससे भ्रष्टाचार बढ़ा है। चौथा, सांस्कृतिक ढांचा। हमारे समाज का कल्चरल स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम भ्रष्टाचारी बनते हैं। अरे अच्छा है, बुक मॉरल साइंस की बुक नहीं है। मॉरल साइंस की बुक आ जाएगी अगर, तो तुमको क्या लगता है केवल बुक छाप देने से रातों रात टीचर पैदा हो जाएंगे? मॉरल साइंस वाला टीचर मॉरल साइंस को भी एग्जाम में चैप्टर रटवा के सवाल पूछ के पढ़ाएगा। बता देंगे कि इस बार 5 लेसन तक सवाल आएगा। ज्यादातर स्कूलों में आजकल ऐसी पढ़ाई होती है। इस टेस्ट में 5वें लेसन तक सवाल आएगा, 5वें चैप्टर तक सवाल आएगा, बच्चा 5 चैप्टर रट के चला गया, लिख दिया। इसमें इस बार 8वें चैप्टर तक सवाल आएगा, 8वां तैयार करके चला गया, तैयार करेगा तो रटना। मॉरल साइंस का टीचर मॉरल साइंस को वर्णनात्मक विज्ञान बना देगा। विवेकानंद जी के जीवन में यह घटना घटी थी। 4 सवाल पूछा जाए, किसने कहा था प्रार्थना में 1000 चुकने वाले से बेहतर है दयालुता के सरल कार्य? ए विवेकानंद, बी गांधी, सी नेल्सन मंडेला, डी मार्टिन लूथर किंग। आप टिक मार देंगे गांधी। अब ऐसे मॉरल साइंस पढ़ेंगे, क्या होगा उससे? कौन पढ़ाएगा मॉरल साइंस? भगवा टीचर होगा, भगवा संस्कृति को नैतिकता के नाम पढ़ा देगा। इस्लाम के आदर्श से प्रभावित थोड़ा कटमुल्ला टाइप टीचर होगा, इस्लाम पढ़ा बैठेगा। जातिवादी टीचर होगा, जातिवाद पढ़ा देगा। अंबेडकरवादी अंबेडकरवाद पढ़ा देगा। गांधीवादी केवल गांधीवाद पढ़ा देगा। पढ़ाएगा तो टीचर ही, रोबोट थोड़ा पढ़ाएगा। जिस समाज में सब लोग पॉलिटिकली इतने पोलराइज हो चुके हैं, कोई अंबेडकरवादी, कोई गांधीवादी, कोई इस्लामवादी, कोई हिंदूवादी, कोई जातिवादी, कोई राणा सांगावादी, इतने वाद हमारे दिमाग में भर गए, तो यही सब टीचर तो जाएंगे पढ़ाने। क्या करेंगे? ये अपनी सोच पढ़ाने लगेंगे, बच्चों को तबाह कर देंगे। इसलिए बड़ा खतरनाक है। आप समाज में जब सत्य नैतिकता में गिरावट ले आएंगे तो चाहे जो पढ़वा दीजिए आप, कुछ होगा नहीं। अरे पेरेंट्स मार्क्स ना भी देखें मधु, तो कौन सा टीचर रातों रात सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाएंगे? टीचर, ठीक बात है तुम्हारी, वहां भी डिमांड सप्लाई का आर्गुमेंट लागू होता है, लेकिन टीचर्स हमारे जो हैं, वो जिस तरह के एजुकेशन सिस्टम से निकल के जा रहे हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग वाले टीचर नहीं है। वो एग्जाम में रट्टा मार के गए हैं और रट्टा मार के पढ़ा देंगे। उनके पढ़ाने का ढंग ही वही है। संस्था में धार्मिक धार्मिक क्रियाकांड कोई करता है तो जनरली बहुत अपना स्वहित, मेरा हित है, ये धार्मिक आप क्रियाकलाप करते हैं, कट्टरता है ये। सांस्कृतिक ढांचा इसके जिम्मेवार है। एक खास तरह का कल्चरल स्ट्रक्चर में रोल प्ले करता है। ऐसे अर्थव्यवस्था का मॉडल तय करता है कि कितना भ्रष्टाचार होगा। अर्थव्यवस्था का मॉडल, इकोनॉमी अगर बनाई है पूंजीवादी, तो मूल्य भी पूंजीवादी करो। इकोनॉमी बना रहे हो पूंजीवादी और आदमी की सोच रखना चाहते हो समाजवादी, संभव नहीं होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनाई तो नैतिक मूल्य भी पूंजीवादी कर दो। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हर महीने में 30 लाख रुपया सैलरी, साल का 4 करोड़ रुपया दो सुप्रीम कोर्ट के जज को। क्योंकि पूंजीवाद में कोई टैलेंटेड आदमी जज किस लिए बनेगा? क्योंकि पैसा कमा के अपने उपभोग का स्तर बढ़ाना चाहेगा। ले तो आए तुम अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद, जज से उम्मीद करो समाजवादी जज होगा, सेवा करने के लिए आएगा, समाज के बारे में सोचेगा। तो कई बार आपका जब ढांचा पुराना होता है, चाहते हैं लोग सेवा की नैतिकता में जाएं, लेकिन आपका जो अर्थव्यवस्था का मॉडल है, वो अर्थव्यवस्था का मॉडल क्या चाह रहा है? लोग ज्यादा खरीदें, इच्छाएं उनकी बढ़ाई जाए, कंजम्पशन बढ़ाया जाए। तो ये बात थोड़ी असंगत सी है पूंजीवाद के साथ, ठीक है। ऐसे ही इसका एक कारण है नौकरशाही का हीगलवादी ढांचा। नौकरशाही का हीगलवादी ढांचा एक कारण इसका है चुनाव सुधार का अभाव। अब आप कहेंगे चुनाव सुधार का भ्रष्टाचार से क्या संबंध? ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ना होना करप्शन की गंगोत्री है। सारे करप्शन का अगर एक सबसे बड़ा कारण है तो है चुनाव, तो चुनाव सुधार नहीं हुआ है। ऐसे ही संस्थागत सुधारों का अभाव, पुलिस रिफॉर्म नहीं हुआ, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं हुआ, बहुत सारे रिफॉर्म्स ड्यू हैं। उन सारे रिफॉर्म्स के बिना आप भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाएंगे। उन्हीं कारणों से भ्रष्टाचार आ रहा है। रिफॉर्म किया ही नहीं आपने, समय समय पे हमको सुधार की जरूरत थी, सुधार नहीं किए। और नवा आखिरी कारण लिख दे रहा हूं, प्रासंगिक कानूनी ढांचे का अभाव।
हमको एक इफिशियंट इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क चाहिए था, वो लीगल फ्रेमवर्क हम नहीं बना पाए हैं। रुकिए एक सेकंड जरा रुकिएगा, एक डॉक्टर है उनका फोन आ रहा है, देखते हैं। को 7,000 मिलता है। अच्छा देखो, ये एक डॉक्टर हैं, इनका ये मेरे फादर का इलाज कर रहे हैं, तो ये फ़ोन कर रहे थे, मैं देख नहीं पाया। मैंने फ़ोन किया तो इनका फ़ोन नहीं उठा, तो ही विल कॉल बैक एंड व्हेनेवर ही कॉल्स बैक आई विल हैव टू टेक हिज कॉल। जब वो दोबारा कॉल करेंगे तो मुझे लेना पड़ेगा। चलिए, हाँ जी प्रियांशी जी, पढ़ाता हूँ मैं पीडब्ल्यू में ऑफलाइन, इस वजह से आता है। तो पहली वजह जरा सीखिए, पहली वजह जरा सीखिए। कितनी वजह मैंने बना ली, कौन कौन सी? एक, नैतिक या नैतिक बनने, नैतिक आचरण या नैतिक बनने की प्रेरणा का अभाव। यहां से बातचीत शुरू करते हैं। जितना बेहतर तरीके से आप करप्शन की वजह को सीखेंगे, अरे भाई डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, किसी हॉस्पिटल में मरीज का इलाज कर रहे होंगे, मरीज देखते देखते थोड़े फोन उठा लेंगे। उन्होंने फोन किया तो मैं भी नहीं उठा पाया। अब वो कहते टीचर ने क्यों नहीं उठाया, मैं भी तुमको पढ़ा रहा था। तुम तो हर बात जानना चाहते हो। जैसे मैं पढ़ाते समय नहीं उठा पाया, समझिए। तो पहला कारण क्या था? इन्हीं कारणों से हम तय करेंगे कि क्या उपाय किए जाने चाहिए। और आपका जितना सिलेबस लिखा हुआ है इस 7वीं यूनिट में, उस सब 7वीं यूनिट का सिलेबस इस समस्या के समाधान का उपाय है, समस्या के समाधान का उपाय है। ठीक है? तो पहला कारण क्या था? पहला कारण नैतिक प्रेरणा का अभाव। क्यों ऐसा होता है नैतिक आचरण की प्रेरणा का अभाव? जब किसी व्यक्ति को नैतिक बनने से लाभ के बजाय हानि होने लगे। दो कारण हैं क्या? यदि नैतिक होने पर लाभ घटने लगे एवं हानियां बढ़ने लगे, तो नैतिक होने की प्रेरणा कम एवं भ्रष्ट होने की प्रेरणा बढ़ जाती है। दूसरा, यदि नैतिकता अपवाद की तरह दिखे एवं भ्रष्टाचार सामान्य व्यवहार बन जाए, तो भी नैतिक होने की प्रेरणा घट जाती है। दो कारणों से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। पहला कारण क्या है? मैं नैतिक हुआ, नैतिक होते ही जिस डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा हूं उस डिपार्टमेंट में मेरे मंत्री की कमाई घट गई। क्योंकि अगर मैं आईएएस अधिकारी हूं, घूस लेता और घूस लेके अपने मंत्री तक ऊपर पहुंचाता तो मेरा मंत्री मुझसे बहुत खुश रहता। लेकिन अगर मैं घूस नहीं लेता हूं तो उस विभाग में मेरे होने से मंत्री की कमाई घट गई, इसलिए मंत्री मुझे पसंद नहीं करता। परिणाम स्वरूप मंत्री मेरा ट्रांसफर करवाना चाहता है। तो क्या होगा? जिस भी विभाग में जाऊंगा मुझे मंत्री पसंद नहीं करेगा, तो मेरा बार बार ट्रांसफर होगा। और जब मेरा 50वां बार ट्रांसफर होगा तो मुझे क्या लगेगा कि मंत्री को घूस न कमाने देने का मुझे दंडित किया जा रहा है। तो मेरे नैतिक होने की प्रेरणा घटेगी। अभी एक जगह पहुंचा, सामान खुला, तब तक ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया, फिर पैक करो। जहां जाता हूं 2 महीने में नहीं टिकता हूं, क्योंकि कोई मंत्री पसंद नहीं करता। मेरे मातहत काम करने वाले अधिकारी मुझे पसंद नहीं करते, हमेशा मनाते रहते हैं कि जल्दी ट्रांसफर, जब से आया है न खा रहा है न खाने दे रहा है। वो पसंद नहीं कर रहे हैं। मेरे रिश्तेदार पसंद नहीं कर रहे हैं, मेरे पास सोर्स लेके आते हैं, ये काम करवा दो, वो काम करवा दो। मैं कोई काम जो नियम विरुद्ध करता नहीं, वो पसंद नहीं कर रहे। रिश्तेदार नाराज,
मंत्री नाराज, मातहत नाराज, पंडित नाराज, जब सब नाराज हो रहे हैं, संबंध टूट रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि उसका ये काम करवाओ, जिलाध्यक्ष कह रहा है काम करवाओ, आप करवा नहीं रहे हैं, सस्पेंड हो जा रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट पोस्टिंग नहीं मिल रही है, तमाम भ्रष्ट लोग महत्वपूर्ण पदों पर हैं, आप या तो हमेशा महत्वहीन पद पर रहते हैं या फिर आप मुख्यालय में अटैच रहते हैं। इससे आपके बैचमेट्स कहने लगते हैं कि बहुत सिद्धांतवादी है, भुगत रहा है। वो आपकी तारीफ नहीं करते कि आप मेरी रीढ़ की हड्डी है, आप झुकते नहीं हैं, उल्टा आपका मजाक उड़ाते हैं। आपके रिश्तेदार कहते हैं व्यवहारिक नहीं आदमी ये। शासन के भीतर ये चर्चा रहती है कि बेवकूफ है ये। तो जब आप ईमानदार बनते हैं और आपको बेवकूफ, अव्यवहारिक और सिद्धांतवादी कह के मजाक उड़ाया जाए, बजाय इसके कि आपको पुरस्कृत किया जाए, आपका ट्रांसफर हो, निलंबन हो, महत्वपूर्ण पद ना मिले, तो आपकी नैतिक होने की प्रेरणा घट जाती है। भारत में प्रायः ईमानदार सिविल सेवकों के साथ यही होता है। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, सरकारी पॉलिटिकल पार्टी, जो सरकार बनाने वाली पॉलिटिकल पार्टी है, उसके एजेंट पिट्ठू की तरह काम नहीं करते। जो सत्तारूढ़ दल है, उसके लोगों को ठेका पट्टा नहीं देते, उसके मंत्रियों, जिलाध्यक्ष को खुश नहीं रखते, उनकी कमाई नहीं बढ़वाते। ऐसे लोगों को पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे लोगों को सरकार में बैठे लोग, मंत्री कोई पसंद नहीं करता। परिणाम स्वरूप ये लगातार दंडित होते रहते हैं। इस कारण से इस दंड के मिलने से उनकी नैतिक प्रेरणा घट जाती है। उनको लाभ की बहुत आकांक्षा नहीं है कि आप लाभ दें, उनको ये बात खलती है कि अनैतिक लोगों को लाभ दिया जा रहा है, उनको लाभ नहीं मिल रहा है, उनको कोई तकलीफ नहीं। अनैतिक लोगों को लाभ मिल रहा है और आपको नैतिक होने पर दंड मिल रहा है, इससे हमारी नैतिक प्रेरणा घट जाती है। दूसरा, आप जिस जगह काम कर रहे हैं वो एक सिस्टम है, इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम में अकेले आप ही हैं जो नैतिक होने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरा ब्यूरोक्रेसी में आपसे तो चलेगा नहीं काम। आप मान लिया अंडर सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी, आपके ऊपर सचिव करप्ट हो, आपकी हर बात पलट देता हो, आपके साथ बाकी अधिकारी आपके निर्णय पलट देते हो, तो अंततः आपकी नैतिकता से कोई नैतिक काम हो भी नहीं रहा है। अंततः बड़े अधिकारियों के हस्तक्षेप से या आपकी डेस्क को बाईपास करके काम दूसरे से करवा लिया जा रहा है, तो अनैतिकता बनी भी रह रही है। आपके नैतिक होने से कोई प्रभावी फर्क भी नहीं पड़ रहा है, हमारी नैतिक प्रेरणा घट जाती है। तो जो हमारा भ्रष्टाचार का कारण है वो दो है। एक, क्या हो, नैतिक होने पर दंड, जैसे स्थानांतरण, ट्रांसफर, निलंबन, महत्वहीन पद। इस तरीके से आपको क्या हो रहा हो, पनिश किया जा रहा हो, तो आपकी नैतिक होने की प्रेरणा घट जाती है। हमारे शासन की संस्थाओं में ब्यूरोक्रेट्स का कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं बनता है, बनना चाहिए। हम कक्षा 12 में किसी टीचर की मर्जी से उसके फेवरेट स्टूडेंट को 100% नंबर दे देंगे गणित में, और जिस स्टूडेंट को पसंद नहीं करता उसको फेल कर देंगे, ऐसा थोड़ी करते हैं। हम एक परीक्षा लेते हैं, उस परीक्षा में पूरी क्लास या पूरे 12वीं के विद्यार्थी एक साथ, सीबीएसई बोर्ड वाले एक साथ, आईसीएसई बोर्ड वाले एक साथ, इंटरनेशनल बोर्ड वाले अलग से, कैम्ब्रिज बोर्ड वाले अलग से परीक्षा देते हैं। एक पर्चा आता है, उसको सब सॉल्व करते हैं, उससे तय होता है किसको कितने अंक मिले, आपको कितने अंक मिले उससे तय होता है। लेकिन अगर आप, और उसमें क्या कोई कोई पर्चे में जो रिपोर्ट कार्ड है उसी से पता चला ये विद्यार्थी गणित में अच्छा ही खराब, ब्यूरोक्रेसी में आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाया जा रहा है। मनमानेपन से किसी ब्यूरोक्रेट को लाभ और दूसरे ब्यूरोक्रेट को क्या हो रही है, हानि। तब हम कहेंगे कि जो प्रणाली है इससे लोगों की नैतिक प्रेरणा घट रही है, किसी का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं है। तो ये जो सारा दंडित किया जा रहा है, क्या कहोगे इसको, मूल्यांकन का कोई भी, किसके मूल्यांकन का, कामकाज के मूल्यांकन का कोई भी वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है। देयर इज नो ऑब्जेक्टिव बेसिस जिसके बेसिस पर हम कह सकें कि आपके कामकाज का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक, ये बात भी आप समझ गए। तो पहला कारण भ्रष्टाचार का इसलिए है कि आपका ट्रांसफर, पोस्टिंग, पद कौन सा आपको दिया जाएगा, सब विवेकाधीन शक्ति से होता है, डिस्क्रिशनरी पावर से। इसके पीछे कोई मूल्यांकन नहीं है। तो हम जब इसका समाधान ढूंढेंगे तो क्या ढूंढेंगे, हम कहेंगे जब तक हमारे शासन की संस्थाओं में, शासन में लगे हुए लोगों का रिपोर्ट कार्ड नहीं बनेगा, उनकी रेटिंग नहीं होगी, उनके रिपोर्ट कार्ड के अनुसार पद नहीं दिए जाएंगे, तब तक शासन में भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। जब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा तब तक शासन में शुचिता नहीं आएगी। अगर आप भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो नैतिकता बढ़ाइए। और नैतिकता कब बढ़ेगी, जब नैतिकता की प्रेरणा बढ़ेगी। और नैतिकता की प्रेरणा कब बढ़ेगी, जब मेरे मूल्यांकन के आधार पर मुझे लाभ हानि मिलेगी। तो इससे समाधान भी निकलेगा इसका। इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन होना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स का, हर साल का उनका रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए, उसी के बेसिस पर तय होना चाहिए किसने अच्छा काम किया या खराब, और उनके मूल्यांकन के आधार फिक्स किए जाने चाहिए। वो किसी मंत्री, मुख्यमंत्री की मर्जी से नहीं हो। ठीक है, जब मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे पद मिलेगा ईमानदार होने से, और मैं भ्रष्टाचार हुआ तो मेरा रिपोर्ट कार्ड खराब होगा और मुझे पद नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचारी हुआ तो मैं निलंबित हो जाऊंगा, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड में अगर 50 के नीचे स्कोर आया तो आप सस्पेंड हो जाएंगे, आपको वीआरएस दिलवा दिया जाएगा, आपकी सेवा खत्म की जा सकती है। अगर आपने इस तरह के प्रतिमान बना दिए तो फिर हम कहेंगे कि उससे हम भ्रष्टाचार को रोक सकेंगे। ठीक है, तो पहला आधार है नैतिक प्रेरणा का।
नैतिक प्रेरणा जितनी कम, भ्रष्टाचार उतना ज्यादा। तो आपको मॉरल मोटिवेशन बढ़ाना पड़ेगा, और मॉरल मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इसी से निष्कर्ष निकालते जाइएगा। समस्या है ये, तो समाधान में क्या करना पड़ेगा? समाधान में वस्तुनिष्ठ प्रतिमान गढ़ने होंगे शासन में काम करने वाले लोगों के मूल्यांकन के। फिर दूसरा कारण आपको पढ़ा चुका हूं मैं पहले, इसमें से 3-4 कारण आप पढ़ चुके हैं। दूसरा कारण है सामाजिक मांग। ये वाला पढ़ाया था आपको, एक बार शुरू में बताया था। सामाजिक मांग, सामाजिक मांग मतलब क्या है? यदि समाज भ्रष्टाचारी व्यक्ति को अधिक महत्व दे, पद के दुरुपयोग के कारण किसी की प्रतिष्ठा बढ़ा दे, भ्रष्ट व्यक्ति के कार्यों को सामाजिक स्वीकार्यता प्रदान कर दे। जो करप्ट आदमी है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया, ठीक है। जिसने पद का दुरुपयोग किया उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, भ्रष्टाचारी आदमी की सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ गई। तो सम्मान, प्रतिष्ठा, स्वीकार्यता, 3 बातें आपने भ्रष्टाचार के साथ जोड़ दी। क्या जोड़ दिया? भ्रष्टाचार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम्मान, प्रतिष्ठा और स्वीकार्यता। जितना भ्रष्टाचार करने की आपकी ताकत बढ़ रही है उतना आपका सम्मान बढ़ रहा है। जितना भ्रष्टाचार की ताकत आपकी आ रही है उतनी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। जितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उतनी सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ रही है। अगर ये हो जाएगा तो इसी सामाजिक मांग के हिसाब से क्या तय होगी? इसी सामाजिक मांग से, डिमांड से क्या होगी? इसी से होगी आपूर्ति। इधर है सामाजिक मांग, डिमांड, इधर होगी आपूर्ति। ये एग्जाम्पल आपको दिया था। क्या एग्जाम्पल दिया था? एग्जाम्पल दिया था एक इथिक्स के टीचर का और एक आईएएस अधिकारी का। कहा था मान लो एक पिता अपनी बेटी के लिए योग्य दामाद की तलाश कर रहा हो। योग्य दामाद, सबसे बढ़िया लड़का कौन होगा जिससे अपनी बेटी की शादी करे? और उसके पास 2 ऑप्शन आए, एक आईएएस अधिकारी का और एक किसी यूनिवर्सिटी में इथिक्स पढ़ाने वाले टीचर का। इथिक्स पढ़ाने वाला टीचर और आईएएस अधिकारी। अब पिता ऐसा मत रखना कि जो कमजोर किस्म का है, पैसा वैसा नहीं है। नहीं है तो क्या करेगा? मजबूरी, फिर जिससे शादी कर पाएगा उसी से कर देगा। ऐसा पिता चुनो जिसके पास 500 करोड़ रुपया है। आपने पढ़ा है, मूल्यांकन हम तब करते हैं जब विकल्प हमारे पास है। ऐसा पिता है, चाहे तो आईएएस से शादी कर दे, 50-60-70 करोड़ रुपया दहेज दे देगा। उसके पास 2 रिश्ते हैं, 2 लड़के हैं जिनसे शादी कर सकता है अपनी बेटी की। अपनी बेटी प्रीति की शादी वो 2 लड़कों में से किसी एक, अमर या आशीष से कर सकता है। अमर है इथिक्स का टीचर, आशीष है आईएएस अधिकारी। ये पिता, प्रीति का पिता, पहले आशीष के घर गया। आशीष के पिता ने प्रीति के पिता से मिलने के बाद सवाल पूछा कि लड़की तो आपकी बड़ी सुंदर है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या संकल्प किया है आपने? प्रीति के पिता ने पूछा संकल्प का मतलब? अरे कुछ आपने मन बनाया होगा ना। प्रीति के पिता को जवाब दे पाते इससे पहले आशीष के पिता ने कहा कि 15-20 करोड़ रुपए तक तो लोग आ चुके हैं, अब आप बताइए आपकी क्या मर्जी है, आपने अपनी बेटी के नाम से क्या संकल्प किया है? प्रीति के पिताजी ने कहा पैसे की चिंता मत करिए, जो आप कहेंगे दे देंगे। आशीष के पिताजी ने कहा 25 से नीचे बात नहीं बनेगी, आप जानते हैं इस बार इस जाति के लड़के कितने कम हैं, तो बेटी तो आपकी सुंदर है, खूबसूरत है, 25 का इंतजाम कीजिए तो रिश्ता तय। आशीष भी वहीं बैठा है पिता के साथ। बाप बेटे दोनों लालची, मतलब दोनों में नैतिक चरित्र नहीं है। अब आशीष की बारी आई। प्रीति के पापा ने पूछा कि बेटा आशीष तुम्हारी क्या मंशा है? तो उसने कहा देखिए मैं आपकी बेटी का वो देख रहा था, बायोडाटा देख रहा था, बेटी आपकी पढ़ी लिखी थोड़ी ज़्यादा है, नौकरी वोकरी करने के चक्कर में कह दीजिएगा ना पड़ेगी, हम लोग को हाउस वाइफ चाहिए, मैं इतना कमाऊंगा कि आपकी बेटी को नौकरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। प्रीति के पिता ने कहा अच्छा। साथ में कहा देखिए हम लोग परंपरावादी लोग हैं, आपकी बेटी थोड़ा बड़े आप बिजनेसमैन है, कहीं बहुत मॉडर्न ना हो, हमारे यहाँ कपड़े लत्ते का ना थोड़ा प्रतिबंध रहता है, ऐसा नहीं कि कहीं किसी के सामने निकल गए। सिंदूर मंगलसूत्र जो हमारा संस्कार संस्कृति है उसका पालन आपकी बेटी करे। और इन सब बातों को करते समय आशीष के अंदर कोई विनम्रता नहीं दिखाई दे रही थी, अहंकार दिख रहा था, अपनी श्रेष्ठता का दम्भ दिख रहा था। और कौन है आशीष? आशीष केवल ग्रेजुएट है, बीए करने के बाद 5 साल से यूपीएससी की तैयारी में लगा था, कई जगह कोचिंग करने के बाद पीडब्ल्यू आया,
यहां भी कोचिंग की और 5 साल की तपस्या के बाद आईएएस बना है, सिर्फ ग्रेजुएट है। 5 साल की कठोर तपस्या करते करते बीच में जब कई बार असफल हुआ तो असफलता में दुखी हो गया। दुख कम करने के लिए बीच बीच में दुख कम करने वाली दवा भी लेता है। प्रीति के पिताजी को बात पता चली कि लड़का थोड़ा पार्टी वार्टी ज्यादा करता है, पार्टीबाज है, पितृसत्तात्मक सोच है, दहेज ले रहा है, लालची है, परिवार में पाबंदियां हैं। इतनी सारी बात आपको आशीष में जो आईएएस दिखाई दी। नैतिकता दूर दूर तक नहीं, नैतिकता कहीं दूर दूर तक नहीं, घमंड, दहेज, पितृसत्ता, लड़की नौकरी ना करे, मेल ईगो, सब मिला लेकिन आईएएस है। फिर ये प्रीति के पिता अमर के घर आए। अमर जो यूनिवर्सिटी में इथिक्स पढ़ाता है, आशीष से ज्यादा सैलरी है। आशीष अभी आईएएस बना है, 70,000 मिल रहा है। अमर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इथिक्स पढ़ा रहा है, 1,10,000 रुपए से शुरुआत हुई है, सैलरी ज्यादा। यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, पीएचडी है, पढ़ा लिखा भी ज्यादा। अमर के घर गए प्रीति के पिताजी तो पाया कि अमर के पिताजी भी फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, बिल्कुल बराबरी के साथ मिले। प्रीति के पिताजी ने पूछा क्या आप लोगों की मांग होगी? अमर के पिताजी तपाक से बोले आपकी बेटी चली आएगी, इससे ज्यादा क्या मांग है? उन्होंने फिर जोर दिया प्रीति के पिताजी ने। अमर के पिताजी ने कहा देखिए हम लोग बेटा बेचने नहीं बैठे, हम तो संबंध बनाने बैठे, संबंध तो बराबरी के साथ होता है, हम प्रगतिशील ख्यालात के लोग हैं, दहेज में यकीन नहीं रखते। अमर ने भी प्रीति की खूबसूरती और उसकी बात नहीं की। उसने कहा कि अगर लड़की से बातचीत करने पर हम दोनों के विचार मिलेंगे तो शादी की बात हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आपकी बेटी को ही मैं पसंद आऊं, हमारी कंपेटेबिलिटी हो, शादी की बात करेंगे। तार्किक बात की। ये भी कहा कि देखिए आप बहुत बड़े व्यवसायी हैं, लेकिन हम लोग शादी में 6-7 लाख रुपए ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, 3 लाख आप दे दीजिएगा, 3 लाख मैं लगा दूंगा, बराबर बराबर दोनों खर्च करेंगे। दहेज जीरो, पढ़ा लिखा ज्यादा, विनम्र ज्यादा, पितृसत्तात्मक सोच ने बता दिया कि प्रीति घर में प्रीति के पिताजी ने कहा प्रीति ज्यादा काम नहीं जानती घर का। अमर ने तपाक से कहा कि मैं सारा काम जानता हूँ, खाना पकाने से लेकर झाड़ू पोछा सब में माहिर हूँ, कोई बात नहीं है, 2 लेक्चर लेके घर खाली तो बैठा रहूंगा, मैं ही काम कर लूंगा, कोई ज्यादा समस्या नहीं। विनम्र, बराबरी, समतामूलक दृष्टिकोण, पितृसत्तात्मक सोच का अभाव, लालच स्वार्थ नहीं है, ज्ञान ज्यादा है। लेकिन भारत के पिता को, प्रीति के पिता को जब इन दोनों लड़कों में से चुनना पड़ा जिनके पास 500 करोड़ रुपया है, अमर को चुने या आशीष को? प्रीति से पूछा किसको चुनोगी? प्रीति ने कहा आशीष को। प्रीति के पिताजी को भी आशीष पसंद है क्योंकि आईएएस है। भारत में कोई पिता शायद ही ऐसा होगा जो लड़के के चरित्र और उसकी विनम्रता से अपनी बेटी की शादी कर रहा हो, जो सैलरी के आधार पर शादी कर रहा हो, ऐसे पिता नहीं है। तो अंतर क्या हुआ? प्रीति के पिता ने अपने दामाद के रूप में आशीष को चुना क्योंकि आईएएस लड़के से शादी करने पर उनका स्टेटस बढ़ जाएगा। समाज में लोग कहेंगे कि उन्होंने आईएएस से शादी की है, अमर से शादी करेंगे, एथिक्स का मास्टर है, क्या स्टेटस बनेगा? तो अब जरा सोचिए कि अगर हमारे समाज की हकीकत ये हो, अच्छा उन्हीं पिताओं की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, उन्हीं पिताओं की बात कर रहा हूं जिनकी हैसियत बड़ी है, जिनका स्टेटस ऊंचा है, जिनके पास खूब पैसा है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इतना दहेज नहीं दे सकते, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जिसके पास चुनने की क्षमता है। चुनने की क्षमता में क्या पाएंगे आप? 90% से ज्यादा भारतीय पिता अगर उनको आईएएस लड़का मिल रहा हो अपनी बेटी के लिए तो आईएएस लड़के को चुनेंगे। किसको चुना उन्होंने? सैलरी कम 60,000, विनम्रता कम, पितृसत्ता ज्यादा, तो चुना क्या उन्होंने आशीष में? उन्होंने आशीष में चुना भ्रष्टाचार, उन्होंने आशीष में चुना पद का दुरुपयोग। क्यों चुन रहे हैं आईएएस लड़का? क्योंकि आईएएस के पास ताकत ज्यादा है। किस बात की ताकत? जन कल्याण की ताकत के कारण चुना क्या? जन कल्याण की ताकत नहीं, जनता के लिए काम करने की ताकत नहीं, वो ताकत जो व्यक्तिगत रूप में दिखाई देगी, जहां वो की बेटी सरकारी गाड़ी से घूमेगी, जहां पुलिस के गार्ड उसके साथ चलेंगे, जो ताकत का व्यक्तिगत तौर पर हम प्रयोग करते हैं। इसका मतलब प्रीति के पिता ने आईएएस इसलिए चुना क्योंकि वो अपने पद की शक्ति का व्यक्तिगत हित में प्रयोग करेगा, इसलिए चुना क्योंकि भ्रष्टाचार से पैसा कमाएगा। भारत में विवाह के मार्केट में नंबर 1 पर आईएएस है। क्यों है नंबर 1 पर आईएएस? इसलिए क्योंकि आईएएस सबसे ज्यादा करप्शन कर सकता है, क्योंकि आईएएस शक्ति के दुरुपयोग में सबसे आगे जा सकता है। इसलिए इंजीनियर डॉक्टर सब आईएएस बनना चाहते हैं। आईएएस स्टेटस है, आईएएस पावर है, आईएएस पैसा है, और ये सब क्या आईएएस के पद के भीतर लिखा हुआ है क्या? नहीं, आईएएस का पद तो लोक सेवक का है। तो सेवा करने वाले थोड़े शादी कर रहे हैं, वो स्वामी से शादी कर रहे हैं। इसका तो आईएएस ने अपने पद को किसका पद बना लिया है? स्वामी का पद। क्या पा रहे हो? जब किसी समाज में कोई पिता अपनी लड़की के लिए सबसे ज्यादा भ्रष्ट लड़का ढूंढने निकला हो और उसको पता चले कि आईएएस सबसे ज्यादा भ्रष्ट हो सकता है, इसलिए आईएएस विवाह के मार्केट पर नंबर 1 में आ गया हो, उस समाज में आप भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो? संभव नहीं। समाज ने भ्रष्टाचारी को सबसे ऊपर पायदान पर बिठा दिया है। समाज में उसकी मांग सबसे ज्यादा है, उसकी स्वीकारता ज्यादा है। जो पिता अपनी बेटी की शादी आईएएस से कर देता है, उसकी तमाम चचेरी ममेरी बहनें, उसके तमाम औरतदार ईर्ष्या से जलभुन जाते हैं। कितनी भाग्यशाली थी
आईएएस से शादी कर दिए, उनके अंदर ईर्ष्या होती है। तो जब आप इस तरह का समाज पाते हैं तो उस समाज में सामाजिक मांग बन गई है। और ये आईएएस जब किसी मोहल्ले कॉलोनी में रहेगा और अपना 3 तल्ले का मकान बनवाएगा, कार खरीदेगा, विलासिता के साथ रहेगा, तो कोई सवाल नहीं उठाता कि ये सैलरी से कैसे कर रहा है। लोग मान चुके होते हैं आईएएस है, बहुत पैसा। यूपी की का इसका केस आया है, लखनऊ का डीएम रहा था, 300-400 या 700 बीघे जमीन खरीद लिया है, कई घर बना लिया है। तो ऐसे तमाम आईएएस और पीसीएस हैं जो अपने पद का दुरुपयोग करके संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, और उनके संपत्ति इकट्ठा करने के बाद उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जा रही है। लोग कहते हैं उसके पास बहुत जमीन है, खूब प्रॉपर्टी बनाया है, उसके घर बड़े बड़े लोग आते जाते हैं, नेता आते जाते हैं, उसके यहाँ शादी विवाह होता है तो लोग जाते कहते बड़ा बढ़िया घर बनाया है, सम्मान महसूस करते हैं उसको अपने यहाँ बुलाने में। तो आप जब समाज में भ्रष्टाचारी आदमी को इतना सम्मान देंगे, भ्रष्टाचारी आदमी को इतना सम्मान देंगे, जब उसके भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकारता दे देंगे, तो फिर आप भ्रष्टाचार को समाज से खत्म नहीं कर पाएंगे। कौन भ्रष्टाचार को रोकने की पहली डिफेंस होनी चाहिए? लाइन ऑफ डिफेंस सोसाइटी। सोसाइटी अगर करप्ट आईएएस अधिकारियों को बाइकआउट कर दे, ना कोई उसको अपने घर बुलाए, ना कोई उसको सम्मान दे, आप देखेंगे भ्रष्टाचार की प्रेरणा घट जाएगी। लेकिन अगर आप भ्रष्टाचारी होने पर, और ध्यान रखिए यही आईएएस अगर ईमानदार हो, आप कहीं बुलाएंगे प्राइवेट गाड़ी से जाता है, गार्ड लेके नहीं जाता, उसके चारों भौकाल नहीं होता, ऑरा नहीं होता, लोग महसूस नहीं करेंगे कि आईएएस है। वो तो चाहते हैं जब आईएएस आए तो पीछे एक पुलिस की गाड़ी आए, उसके साथ गार्ड बैठ के आए, प्राइवेट फंक्शन में गया वहां भी अपने सरकारी पद के साथ जाए, तब उनको अच्छा लगता है। तो हमारे समाज की मानसिकता कैसी है? उस सादगी को, सरलता को ठीक नहीं मानते हैं। ऑरा, भौकाल, शक्ति का प्रदर्शन, ये सब क्या है? यही है पद के दुरुपयोग की वजह है। तो लोग इसलिए जाना चाहते हैं आईएएस के पद पर, क्योंकि लोग इसी कारण उस पद को स्वीकार करते हैं जहां शक्ति का दुरुपयोग लोग कर रहे होते हैं। तो दूसरी वजह है जिसको कहते हैं सोसाइटी की मांग। तो जब तक आप ऐसा समाज नहीं बनाएंगे जो करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस रखे, करप्ट अधिकारी के साथ सामाजिक संबंध बनाने में हमको शर्मिंदगी हो, हम करप्ट आईएएस अधिकारी के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे, हम नैतिक गुणों की सामाजिक मांग बढ़ा देंगे। आदमी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, नौकरी तो जरूरी, बिना नौकरी कैसे शादी कर देगा कोई माँ बाप अपने बेटे बच्चे की, लेकिन नौकरी जरूरी, उसके साथ इंसान भी जरूरी है। जब आप सामाजिक मांग बदलेंगे तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो भ्रष्टाचार कौन पैदा कर रहा है? सोसाइटी। जहां लड़की चाहती कि उसकी शादी आईएएस से हो जाए, पिता चाहता कि उसकी बेटी की शादी आईएएस से हो जाए। एक पिता अपने बेटे को आईएएस बनने के लिए भेजता है, इसलिए नहीं भेजा है तुमको, ज्यादातर लोगों को, कि तुम जाओ आईएएस बनकर देश की सेवा करना। तुमको इसलिए आईएएस बनने के लिए पिता माता भेजते हैं जिससे तुम आईएएस बनने के बाद वही शक्ति, प्रतिष्ठा, ताकत अपने परिवार के लिए अर्जित करो, जिससे तुम्हारे माता पिता का सामाजिक रुतबा बढ़ जाएगा। वो तुमको अपने सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए आईएएस बनाना चाहते हैं, अपनी सामाजिक पहचान बड़ी करने के लिए आईएएस बनाना चाहते हैं, देश की सेवा के लिए नहीं, कमाई बढ़ाने के लिए आईएएस बनाना चाहते हैं। इस कारण से भ्रष्टाचार हमारी मुख्य धारा में आ गया है। जब किसी माता पिता के द्वारा अपने बच्चे को भ्रष्ट बनाया जाना उनके लिए फक्र की बात हो, कोई बच्चा आईपीएस बन जाता, माता पिता खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इसके पास ताकत आएगी, करप्शन होगा। सारे माता पिता आईएएस आईपीएस के जानते हैं हमारा बेटा करप्ट है, और खुश होते हैं। उसकी जब कमाई होती है, वो घर बनवाता है, बड़ा गाड़ी खरीदता है, घर में कैश लेके आता है, माता पिता सवाल नहीं करते कहां से लेके आ रहे हो, खुश होते हैं। जब संपत्ति इकट्ठा करता है पद पर जाकर, खुश होते हैं। तो हमारे माता पिता भ्रष्टाचार की वजह है। और माता पिता किसका पार्ट है? समाज का। समाज भ्रष्टाचार की वजह है, क्योंकि समाज ने करप्शन को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो पहला कारण था प्रेरणा की कमी, दूसरा कारण है सामाजिक मांग, तीसरा कारण आज हो नहीं पाएगा इसलिए मैं रोकूंगा, तीसरा कारण है सांस्कृतिक। अब आप क्या करिएगा, अपना कल क्लास है आपकी, टाइम मुझे नहीं पता, शायद 11:30 से होगी। कल की क्लास में हम लोग केस स्टडी पर बात करेंगे और 1 घंटे बात करेंगे। आज केस स्टडी पर बात मैंने जानबूझ करनी, क्योंकि मैं करप्शन के लिए थोड़ा ढांचा बनाना चाहता था कि देखिए जो शासन में समस्या आ रही है वो शासन की समस्या नहीं है। शासन में आने वाली समस्या का एक तार सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, उसका एक तार कल्चर से जुड़ा हुआ है, उसका एक तार इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, उसका एक तार पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ है, उसका एक तार चुनाव से जुड़ा हुआ है। तो आप अकेले अगर शासन को ठीक करने की उम्मीद करेंगे, नहीं ठीक होगा। आप समस्या इतनी जगह से आ रही है और सुधार एक जगह करना चाहते हैं, नहीं होगा। तो कल हम लोग कल्चरल वजह पर बात करेंगे, और ठीक है, और उससे हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे, देखेंगे कि कौन सी वजह है। एक बार जब हम पूरे कारणों को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस में कैसे सूचना का अधिकार, नागरिक संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ इथिक्स, ये सब कैसे उसी समस्या को दूर करने के अलग अलग तरीके हैं, उसी समस्या को दूर करने के अलग अलग तरीके हैं। तो कल मिलिए इससे आगे की बातचीत करने के लिए। आज यहीं तक, शुक्रिया।